हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक ऐसा आईपीओ जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार है और काफी ज्यादा हुआ बन चुका है। जैसे कि पेटीएम का बना था, एलआईसी का बना था और रिसेंटली बजाज हाउसिंग फाइनेंस का भी बना था। तो उसी के बाद अब ये चौथा ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसका काफी ज्यादा हुआ बनने वाला है और हर किसी की जुबान पर ये नाम चढ़ा पड़ा है, हाउंडी मोटर इंडिया। तो आज की इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का हम पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग डाटा मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। यहाँ पर आज तक जितने भी आईपीओ आए हैं जिनका साइज 10,000 करोड़ से ज्यादा का होने वाला है, यानी कि बड़े बड़े आईपीओ, उनकी डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला आईपीओ जो सबसे बड़ा था एलआईसी का अब तक का, जो था 21,008 करोड़ का, जिसका इश्यू प्राइस था 904 का और लिस्ट होता है 875 पर और हमें वहां पर लॉस होता है ऑलमोस्ट 3% के करीब का। सेकंड सबसे बड़ा आईपीओ था पेटीएम का और इसका तो क्या ही कहना। इसने तो आज तक लोगों को परेशान करके रखा हुआ है और 18,300 करोड़ का ये इशू का साइज था और काफी ज्यादा हुआ भी इस आईपीओ का बना था। 2021 में ये आईपीओ लिस्ट हुआ था। आईपीओ का प्राइस था, कट ऑफ प्राइस 2150 रुपीज का और लिस्ट होता है 1950 रुपीज पे। मतलब कि 9% के डिस्काउंट पर लिस्ट होता है और वहीं से ये फिर से काफी नीचे चला जाता है लिस्टिंग वाले दिन ही, और वहां पर फिर से एक मेजर लॉस हमें देखने को मिल जाता है। और इस आईपीओ में तो लोगों की दिक्कत यह है कि जहां पर उन्होंने इस आईपीओ को एवरेज डाउन करते करते अपना बहुत सारा पैसा इस आईपीओ में फंसा रखा है। थर्ड आईपीओ कोल इंडिया, 15,199 करोड़ का ये आईपीओ था। 245 का इसका इश्यू प्राइस था और 342 पर लिस्ट हुआ था, यानी कि ऑलमोस्ट 40% के प्रॉफिट पर ये आईपीओ खुला था। और यहाँ पर एक ही ऐसा आईपीओ रहा है 10,000 करोड़ से ज्यादा जितने भी इश्यू हुए हैं जिसमें हमें प्रॉफिट होते हुए देखने को मिला है। फोर्थ आईपीओ रिलायंस पावर, और इस आईपीओ में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली हैं और आज तक लोग फंसे पड़े हैं। 11,563 करोड़ का ये आईपीओ का साइज था। 2008 में ये आईपीओ लिस्ट हुआ था। 450 का इशू प्राइस था और लिस्टिंग होती है 372 रुपीज के प्राइस पर। एक होमवर्क है, आज के टाइम पर इस आईपीओ का क्या प्राइस चल रहा है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और 17% के डिस्काउंट पर ये आईपीओ लिस्ट होते हुए देखने को मिला था। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 11,175 करोड़ का इशू साइज, 912 आईपीओ का प्राइस था और लिस्ट होता है 870 रुपीज पर 4% के डिस्काउंट पर। एसबीआई कार्ड, इसकी तो मैं क्या ही कहूँ, जो कहते हैं ना कि किसी की किस्मत ही ज्यादा खराब हो या फिर कहते हैं ना कि मनहूसियत कह देते हैं हम। हालांकि मनहूसियत नहीं कहूंगा बट किस्मत ज्यादा खराब कहूंगा। इसका आईपीओ प्राइस था 755 का और लिस्टिंग होती है 683 के प्राइस पर और 9% का डिस्काउंट हमें देखने को मिलता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी इसमें काफी कुछ अच्छा होने को देखने को मिलता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह टेक्निकली बेसिस पर, जितने भी बार ये स्टॉक हमें चार्ट में स्ट्रेंथ दिखाता है उतने बार इसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि ब्रोक डील आ गई, कुछ भी हो गया जहाँ मार्केट का मूड मोल बिगड़ गया और इस स्टॉक की फिर से लंका लग जाती है और वहां पर हमें एक मोटा मुनाफा इस स्टॉक में अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो अब आप लोग सोचोगे कुछ आईपीएस मैंने और क्यों नहीं लिए, जैसे कि रिसेंटली बजाज फिंसर्व, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ 10,000 करोड़ के ज्यादा के साइज को ही लिया है और बजाज का था ऑलमोस्ट 6,500 करोड़ के करीब का। वाई द वे अभी तक जितने बड़े आईपीओ आए उनका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा रहा है। ज्यादा बुरा नहीं रहा है कि 100% हम कहें, क्योंकि एक ऐसा आईपीओ भी था जहां पर हमें प्रॉफिट देखने को मिला है, बट अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है अच्छा नहीं रहा है। बट अगर हम बात करते हैं हमारे होंडाई आईक्यू की, क्योंकि यहाँ पर तो हमें दिक्कतें हो रही है, हमें इस आईक्यू को अप्लाई करना है नहीं करना है। अब कंफ्यूजन हो चुकी है ज्यादा जब से इस आईक्यू का प्राइस डिस्कवरी हुई है, इस आईक्यू का प्राइस बैंड आया है। तो उन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो आई नो कि आईपीओ थोड़ा सा महंगा आ रहा है और मार्केट का मूड माहौल बिगड़ा पड़ा है। बट जिस तरीके का कंपनी का काम है, जिस तरीके का कंपनी का ब्रांड नेम है, जिस तरीके की कंपनी होने वाली है, सेगमेंट वाइज, काम वाइज, फाइनेंशियली फंडामेंटली वाइज एक अच्छी कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बस दिक्कत आई कि आईपीओ का प्राइस थोड़ा सा महंगा आ रहा है। बट अगर मैं इसमें अपने डिसीजन की बात करूं, आज के टाइम पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, बट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को स्टडी जरूर करना चाहूंगा। कौन सी कैटेगरी से, क्योंकि रिटेल से या एचएनआई में, क्योंकि अगर इसमें सब्सक्रिप्शन हमें ऐसे देखने को मिलता है कि अगर हम रिटेल में भी अच्छा खासा माल लगा देते हैं एक ही आईडी से,
तो भी हमें वहां पर पूरी मिलने की उम्मीद रहेगी अगर ये आईपीओ फुली सब्सक्राइब नहीं होता है रिटेल कैटेगरी में। तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर, STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाइना में भी इन्वेस्ट करना चाहते हो थ्रू म्यूचुअल फंड तो भी आप हमारी हेल्प ले सकते हो। अब अगर हम कंपनी की काम की बात करते हैं तो सभी को कंपनी के काम के बारे में अच्छे से पता है, तो वहां पर हमारे पास ज्यादा कुछ डिस्कस करने को है नहीं है। बट एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन पैसेंजर व्हीकल सेल्स, और कंपनी गाड़ियां बनाती है, काम वाइज तो आपको सभी को पता ही है, और अच्छा खासा इनका पैन इंडिया नेटवर्क होने वाला है। कंपनी के मॉडल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। कंपनी ने पार्टनर किया 363 डीलर कंपनीज फॉर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्स इन इंडिया एज ऑफ 31 दिसंबर 2023। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो वहां पर जो आईपीओ ओपन होने वाला है 15 अक्टूबर को, क्लोज होगा 17 अक्टूबर को, अलॉटमेंट होगी 18 अक्टूबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 21 अक्टूबर से, या फिर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर 21 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर होने वाले इसकी टेंटेटिव लिस्टिंग डेट। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 1865 से 1960 रुपीज पर शेयर का। हमें तो अप्लाई करना है 1960 रुपीज, चाहे जो ओवर सब्सक्राइब ना हो फिर भी हमें 1960 को ही अप्लाई करना है, बिकॉज ओवरऑल में जो आईपीओ इजिली ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कट ऑफ प्राइस 1960 का ही होना चाहिए। 7 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है आज तक का सबसे बड़ा 27,870 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है OFS, यानी कि प्रमोटर्स अपना माल बेचकर जाने वाले हैं। लेकिन हमारे सामने यहाँ पर एक और पॉइंट सामने आ जाता है कि OFS हमेशा एक नेगेटिव पॉइंट होता है, और यहाँ पर कंपनी इतना बड़े साइज का इशू पूरा का पूरा OFS, तो हमें ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। देखो ऑब्वियसली नेगेटिव पॉइंट है, OFS आ रहा है का मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स अपना माल बेचकर जा रहे हैं, लेकिन वो उन कंपनीज के लिए नेगेटिव ज्यादा होता है जहां पर कंपनीज को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो अपनी कंपनी को और ज्यादा ग्रो कर सके। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम SME आईपीओ की रिव्यू वीडियो लेके आते हैं और वहां पर अगर हल्का सा भी पोर्शन OFS का देखने को मिल जाता है, मुझे वहां पर थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब कंपनी खुद ही ग्रो नहीं हुई है, लाइक अगर आप किसी भी देश की बात कर लो या आप अपने घर की बात कर लो, आपके घर का खर्चा निकल रहा है अच्छा खासा, आपकी अच्छी खासी इनकम हो रही है, और ऐसे में अगर आप फालतू का खर्चा कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप वहां पर एक रिस्की एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर वहां पर हमारा पैसा डूब गया या फिर कुछ भी हो गया, या फिर आपने कोई लोन ले लिया ऊपर से कि चलो नहीं पे किया जाएगा, मैं अपना ऊपर से दे दूंगा, मेरे पास इतना पैसा है। लेकिन अगर अब वहीं पर आप एग्जाम्पल लेके चलो कि मेरे खुद के खाने के लाले पड़े पड़े हैं और मैं वहां पर लोन ले रहा हूँ और मैं वहां पर फिर से कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में, रिस्की एसेट्स में, तो क्या वो चीजें सही है? तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जब कंपनी खुद अच्छी खासी ग्रो हो चुकी है, कंपनी का काम धंधा अच्छा चल रहा है, कंपनी का ब्रांड नेम बन चुका है, अगर कंपनी यहाँ पर अपना OFS लेके आ रही है, नेगेटिव है, OFS हमेशा नेगेटिव रहेगा, बट इस कंपनी के लिए इतना मेजर हम इशू नहीं लेके जा सकते कि कंपनी खुद पैसा नहीं ले रही है और वहां पर प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 186 रुपीज पर शेयर का, BSE NSE दोनों पर जो आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा में क्वालिफाइड का 50 का, रिटेल में 35 का, HNE में 15% का होने वाला है। लोट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोट पड़ेगा 7 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 13,720 रुपीज की। स्मॉल HNE में मिनिमम 15 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,05,800 रुपीज की। बिग HNI में 73 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,01,560 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो होंडाई मोटर कंपनी इसकी प्रमोटर होने वाली है। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 82.5% की। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, हालांकि ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, आई नो कि सभी को इन चीजों के बारे में पता है कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है इन मैटर्स में, फिर भी टोटल असेट 2022 में थे 28,358 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 26,349 करोड़ के, जहां पर हमें कोई भी ग्रोइंग रेट देखने को नहीं मिल रही है। रेवेन्यू
2022 में था ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ का, 2023 में ऑलमोस्ट 61,400 करोड़ का, 2024 में 71,300 करोड़ का। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 2900 करोड़ का, 2023 में 4700 करोड़ का, 2024 में 6060 करोड़ का। फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। नेटवर्थ 12,148 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 11,336 करोड़ का। टोटल बोनस कंपनी के पास 758 करोड़ की होने वाली है। फाइनेंशियली अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले, कोई दिक्कत वाली पॉइंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी आईपीओ, तो वहां पर कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं जाएगा, तो वहां पर कंपनी उस पैसे को यूज नहीं कर पाएगी। फंडामेंटली बात करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,59,258 करोड़ की। रिटर्न ऑन कैपिटल 13% का ओके है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12% का ओके है, प्राइस टू वैल्यू ऑलमोस्ट 15 की, ईपीएस प्री आईपीओ 74 की, पोस्ट आईपीओ 73 की, जबरदस्त। पी प्री आईपीओ 26 की, पोस्ट आईपीओ 26 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो अच्छे फंडामेंटल या ओके फंडामेंटल हमें देखने को मिल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली पॉइंट नहीं है। अगर हम कंपनी के पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो सबसे मेजर पीयर कंपटीटर में आता है मारुति सुजुकी, जिसका पीयर 29 का, टाटा मोटर 11 का, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलमोस्ट 30 का पी। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर ऑलमोस्ट 3% के करीब का हमें देखने को मिल रहा है, जो रिड्यूस होते थे इतना रह चुका है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, तो देखो अगर ये प्राइस ऑलमोस्ट 1500 के पास आता तो वहां पर कंपनी हमारे एक अच्छा लिस्टिंग स्कोप छोड़ देती, तो जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन थी कि ये आईपीओ हमें 1900 से 2100 2200 के बीच में लिस्ट हो सकता है, उसी प्राइस के बीच में ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ चुकी है। तो ऐसे में हमारे पास लिस्टिंग पर्सपेक्टिव इतना मेजर एरिया नहीं बचा है, बट हाँ हमें यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी लिस्टिंग गेन की उम्मीद की, अगर मैं रेंज की बात करूं तो -10% से +20% के बीच ये आईपीओ लिस्ट हमें होते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि इस वाले सिनेरियो में सिर्फ तभी होगा अगर मार्केट का मूड माहौल काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, तो हमें यहाँ पर इतनी मेजर दिक्कत देखने को मिल सकती है। अदरवाइज मुझे पर्सनली नहीं लगता कि हमें 10% तक का भी इसमें लॉस देखने को मिल सकता है। बट एनीवे मार्केट इज सुप्रीम, जो भी मार्केट करेगी हमें उसी को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी ने हमारे लिए लिस्टिंग का स्कोप नहीं छोड़ा है, और आज के टाइम पर फुली प्राइस से थोड़ा सा हल्का स्लाइटली एग्रेसिव होकर कंपनी अपनी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है। फिर भी आप लोगों का क्या रहने वाला है इस आईपीओ में डिसीजन, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैल चुकी है इस आईपीओ को लेकर कि कंपनी बहुत ज्यादा महंगा लेके आ रही है, मैं मानता हूं। बट अपार्ट फ्रॉम ऑल द थिंग, ये कोई कंपनी पेटीएम जैसी कंपनी नहीं है जहां पर कंपनी के पास या असेट नहीं है या कंपनी की सेल्स नहीं है, जहां पर कंपनी कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर कंपनी का अच्छा खासा नाम है, तो उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी एटलीस्ट पेटीएम तो नहीं बनेगी, इतनी तो पूरी पूरी उम्मीद हमें बनी हुई है। हालांकि मैं गारंटी वर्ड कहना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी चलो हम उस वर्ड को यूज नहीं करते, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज स्टॉक मार्केट, जहां पर श्योरिटी किसी भी चीज की नहीं होती है। 0.001% प्रोबेबिलिटी तो हमें हर कंडीशन में देनी पड़ेगी किसी को भी। एनीवे जो भी मेरा पर्सनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फिर आप लोगों का क्या रहने वाला इस आईपीओ में डिसीजन कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन पर्पज स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।